समुंदर से लेकर आसमान तक, किचन से लेकर फैशन तक, कोई तो है जो हमारी जिंदगी को सरल और समृद्ध बनाया है, जो इंडिया को एक अलग सा पहचान दिया है। आप जानते हो कौन है? वो टाटा कंपनी है। लेकिन टाटा कंपनी को टाटा ग्रुप जैसी बड़ी एम्पायर में बनाने वाला इंसान कौन था? हाँ, था तो कोई जिसको आज भी वक्त भी रुककर सलाम करता है, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन बोलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड लीगेसी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार एपिसोड। दोस्तों, क्या आप रतन जी दादा भाई टाटा को जानते हैं? और क्या आप जानते हैं आर.डी. टाटा ने एक फ्रेंच लेडी के साथ शादी किए थे जिनका नाम था सुजन ब्रेयर, जिनको हम सुनी आर.डी. टाटा के नाम से जानते हैं। हाँ दोस्तों, सुनी आर.डी. टाटा पहले वुमेन थे जो कि इंडिया में कार ड्राइव किए थे। दोस्तों, सुनी आर.डी. टाटा और आर.डी. टाटा का टोटल 5 बच्चे थे। इनमें से जो उनके सेकेंड चाइल्ड थे वो बचपन से ही बहुत ही होशियार और बहुत ही एडवेंचरस थे। वो कौन थे पता है? जे.आर.डी. टाटा, यानी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। जे.आर.डी. टाटा का जन्म होता है 29 जुलाई 1904 में फ्रांस का पेरिस में। दोस्तों, जब जे.आर.डी. टाटा ने सिर्फ 15 साल के ही थे तब वो अपनी फैमिली के साथ समर वैकेशन में फ्रांस का हार्डिलट बीच घूमने गए थे और वहाँ पे वो एक रिजॉर्ट में रुके थे। और उसी टाइम में जे.आर.डी. टाटा के फ्रेंड के फादर लुइस बेलरॉयट के साथ उनका मुलाकात हुआ था। लुइस बेलरॉयट जो एक फ्रेंच एविएटर थे और वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाला पहला इंसान थे जो कि बाय एयर क्रॉस किए थे। जे.आर.डी. टाटा ने मन ही मन एक पायलट बनने का सपना ठान लिए थे। इसीलिए तो सिर्फ 15 साल की उम्र में ही जे.आर.डी. टाटा ने पहला हवाई जहाज उड़ाए थे। और आप जानते हैं, पायलट बनने के लिए जे.आर.डी. टाटा ने 26 साल की उम्र में ही बॉम्बे एविएशन क्लब भी ज्वाइन किए थे और वहाँ पे वो एक एक्सपर्ट पायलट बन गए थे। जे.आर.डी. टाटा का चाइल्डहुड बहुत ही शानदार था। और आपको पता है, वो 4 कंट्री से पढ़ाई किए थे, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, इंडिया। ऐसे ही सब कुछ तो सही चल रहा था, लेकिन वक्त ने ना उनकी जिंदगी में दूसरे करवट ले लिया। क्योंकि वो जब छोटे थे तब उनके मदर सुजन ब्रेयर का डेथ हो गया। अब जब उनके फादर वाइफ का डेथ के बारे में सुने तो ऑब्वियसली वो बहुत ही डिप्रेस हो गए और पूरी फैमिली को इंडिया शिफ्ट कर डाले। दोस्तों, जब पूरी फैमिली इंडिया चले गए तब जे.आर.डी. टाटा को फ्रांस में ही रुकना पड़ा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसी टाइम में फ्रांस में एक नया रूल आया था कि हर एक फ्रांस सिटीजन को फ्रेंच आर्मी के लिए 1 साल काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जे.आर.डी. टाटा ने फ्रेंच आर्मी में 1 साल के लिए ज्वाइन किए थे। दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा ने फ्रेंच आर्मी से निकलने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग स्टडी करने का प्लान किए थे। लेकिन कुदरत का इशारा कुछ अलग ही था, क्योंकि उसी टाइम में उनके फादर रतन जी दादा भाई टाटा ने अपने बेटे जे को इंडिया बुला लिए और फाइनली वो 1925 में इंडिया का टाटा ग्रुप में एज एन अनपेड अप्रेंटिस के रूप में ज्वाइन किए थे। आप जानते हैं, एक बार इंडिया आने के बाद जे.आर.डी. टाटा ने इंडिया के लिए बहुत सोचने लगे। इसीलिए तो वो 1929 में फ्रेंच सिटीजनशिप रिनाउंस कर दिए थे और 10 फरवरी 1929 को जे.आर.डी. टाटा को पायलट लाइसेंस मिल गया एंड ही बिकेम द फर्स्ट पायलट इन इंडिया। दोस्तों, उसी टाइम में यानी साल 1930 में
प्रिंस आगा खान ने एविएशन को प्रमोट करने के लिए एक कंपटीशन का अरेंजमेंट किए थे और कंडीशन ये था कि कोई भी इंडियन, चाहे इंडिया से इंग्लैंड हो और इंग्लैंड से इंडिया, एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करके अगर 1 मंथ के अंदर उसका जर्नी कंप्लीट करता है तो उसको 500 ब्रिटिश पाउंड मिलेगा। हाँ दोस्तों, 1 मंथ के अंदर। आप सोच रहे हो ना कि 1 मंथ की वो तो बहुत बड़ा टाइम है, लेकिन उस जमाना का बात कर रहा हूँ जहाँ पे इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था। पायलट को अपना खुद का रास्ता खुद बनाना पड़ता था और इसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जे.आर.डी. टाटा बॉम्बे से निकल पड़े। दोस्तों, जब जे.आर.डी. टाटा बॉम्बे से इंग्लैंड ट्रैवल कर रहे थे बाय एयर, तब बीच रास्ते में वो इजिप्ट में रुक गए और वहां पे वो किसको मिले पता है? एक एस्पी इंजीनियर को। हाँ दोस्तों, एस्पी इंजीनियर भी उसी कंपटीशन का हिस्सा ले रहे थे, लेकिन वो इंग्लैंड से इंडिया तक ट्रैवल कर रहे थे। आप सोच रहे हैं कि बीच आसमान में दोनों ही कंपटीटर, लेकिन उसी टाइम में एस्पी इंजीनियर ने बीच रास्ते में अटक गए थे बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम और उनको एक स्पार्क प्लग चाहिए था। दोस्तों, अगर आप होते तो क्या आप हेल्प करते? लेकिन जे.आर.डी. टाटा तो जे.आर.डी. टाटा ही थे। तो फाइनली वो खुद के पास एक स्पेयर स्पार्क प्लग था जिसको वो एस्पी इंजीनियर को दे दिए और दोनों ही अपने अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़े। फाइनली इस कंपटीशन का रिजल्ट क्या हुआ? कौन जीता? गेस करते हैं? हाँ, इसी कंपटीशन में एस्पी इंजीनियर जीत गए। ही डिफीटेड जे.आर.डी. टाटा बाय फ्यू आवर्स। बट दिल तो हमारा जे.आर.डी. ने जीते हैं। पता है एक बार क्या हुआ? जे.आर.डी. टाटा ने अपनी बुगाटी को हाई स्पीड में बॉम्बे हाईवे में ड्राइव कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनके पास एक लीगल नोटिस आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट से। फिर क्या हुआ? हमारा साहब ने एक एडवोकेट साहब को हायर किए जो उस इश्यू को शॉर्ट आउट कर पाएगा। उनका नाम था जैक विसाजी, जो उनका एडवोकेट थे, और मामला वहां पे रफ्फा दफा हो गया। फिर आते हैं हमारा साहब यानी जे.आर.डी. टाटा ने फ्रांस का पेरिस, हाँ सिटी ऑफ लव, और वहां पे उनका मुलाकात होता है जैक विसाजी की भतीजी थेल्मा विसाजी के साथ। पहले नजर में प्यार। फिर उसी साल यानी 1930 में जे.आर.डी. टाटा ने थेल्मा विसाजी के साथ शादी कर लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जे.आर.डी. टाटा ने एक के बाद एक मुकाम हासिल करके आगे बढ़ रहे थे और फाइनली 1938 में एट द एज ऑफ 34 जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप का चेयरमैन बने एंड ही वाज द यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। और दोस्तों, आप जानते हैं जब जे.आर.डी. ने टाटा ग्रुप का चेयरमैन बने थे तब टाटा सिर्फ 14 सेक्टर में काम कर रहा था और वो एक फैमिली बिजनेस था। लेकिन जे.आर.डी. ने हर एक फील्ड का प्रोफेशनल्स को हायर किए और बिजनेस को आगे बढ़ाए और वो उनका एसेट $100 मिलियन से बढ़ा के 5 बिलियन तक पहुंचा दिया। वाह, आप तो सोचते हो ना कि ये तो आम बात है, कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है, इसमें क्या। लेकिन साहब, उस टाइम का बात कर रहा हूँ 1938, और क्योंकि उसके बाद 1939 से 1945 तक हमारा वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था और उसी टाइम में इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था और हमारे लोग बिना चाह के भी जंग में ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे और हमारा देश का इकोनॉमी बहुत ही डाउन था और बिजनेस का बात मत ही पूछो। दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा ने सिर्फ एक स्किलफुल बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि वो एक विजनरी पर्सनालिटी थे। वो हेल्थ सेक्टर और रिसर्च को बहुत प्रायोरिटी देते थे। इसीलिए तो जे.आर.डी. टाटा ने 50 साल तक सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी रहे और उनके गाइडेंस से एशिया का पहला कैंसर हॉस्पिटल बना। वो कौन है पता है? वो थे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जहाँ पे आज भी कैंसर पेशेंट जाके जिंदगी के उम्मीद लेकर आते हैं। हाँ दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा रिसर्च को भी बहुत प्रायोरिटी देते थे, क्योंकि आप तो जानते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने मेहरबाई टाटा का
भाई का बेटा थे और उस टाइम में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, होमी जहांगीर बाबा ने इंडिया आए थे एनुअल वैकेशन में। फिर उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और होमी जहांगीर बाबा कैम्ब्रिज लौट नहीं पाए। इसी दौरान जे.आर.डी. टाटा ने उनका टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके उनको IISc बैंगलोर में फिजिक्स डिपार्टमेंट का रीडर पोस्ट ऑफर किए और जहांगीर बाबा ने भी उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिए। दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा उस टाइम में होमी जहांगीर बाबा का रिसर्च में भी स्पॉन्सर किए और इंडिया में उसी टाइम में पहला रिसर्च सेंटर बना 1945 में, जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। दोस्तों, इसके बाद में भी जे.आर.डी. टाटा की स्पॉन्सरशिप में होमी जहांगीर बाबा और एक चीज बनाए। वो क्या है पता है? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जे.आर.डी. टाटा ने साल 1932 में टाटा एयरलाइंस बनाए थे, लेकिन उसका कुछ साल बाद 1946 में उसको एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिए। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है पता है? वो एक कंपनी जिसमें हम और आप जैसे आम जनता उसका शेयर खरीद सकते हैं और इसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 49% शेयर खरीद लिया था टाटा एयरलाइंस से। जे.आर.डी. टाटा ने उसका नाम चेंज कर एयर इंडिया रख दिए और इस जर्नी में उनका साथ दिए थे नेविल विंसेंट, जो कि एक साउथ अफ्रीकन एविएटर थे। दोस्तों, फाइनली एयर इंडिया तो बन गया। फिर 1948 में जे.आर.डी. टाटा ने बॉम्बे से इंग्लैंड तक अपना इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू किए एयर इंडिया का और उस टाइम में वो कमर्शियल डायरेक्टर के रूप में बॉबी कोका को अपॉइंट किए। बॉबी कोका बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे और उनके आइडिया की वजह से एयर इंडिया मैस्कट महाराजा का जन्म होता है। महाराजा, जो कि हमारी इंडिया का कल्चर को बड़ी शान से रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड में। दोस्तों, ऐसे ही कुछ साल बीत गया और एयर इंडिया आगे बढ़ता गया, लेकिन साल 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया। इसके वजह से एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया। लेकिन जे.आर.डी. टाटा पहले तो अपोज किए, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि वो एक बात हमेशा बोलते थे कि व्हाट इज गुड फॉर इंडिया इज गुड फॉर टाटाज। दोस्तों, नेशनलाइजेशन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जे.आर.डी. टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए। फिर कुछ साल तो ऐसे ही बीत गया और 1977 तक एयर इंडिया का चेयरमैन बने रहे। फिर एक हादसा हुआ, वो था 1 जनवरी 1978, जिस दिन एयर इंडिया का एक फ्लाइट बोइंग 747 इंडिया से दुबई तक जा रहा था बॉम्बे से, और बांद्रा कोस्ट में ही वो फ्लाइट क्रैश हो गया और उसमें 243 ट्रैवलर थे, वो उनका डेथ हो गया। आप सोच सकते हैं, इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था और इतना बड़ा हादसा हमारी गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं कर पाया। तब उसी टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ने 19 फरवरी 1978 को जे.आर.डी. टाटा को एयर इंडिया से फायर कर दिए। और एक बात ये है कि तब तक जे.आर.डी. टाटा को 10-12 दिन तक कुछ पता ही नहीं था। और एक बात है, जब एयर इंडिया नेशनलाइज हो रहा था तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स में साइन करना था, लेकिन वो आसानी से मिलता नहीं था। इसीलिए जे.आर.डी. टाटा ने बहुत परेशान थे और इसके वजह से वो टाटा सेंट्रल आर्काइव्स बॉम्बे बनाए थे। वो था साल 1962, जिस टाइम में इंडिया और चाइना के बीच एक वार हुआ था बॉर्डर इशू को लेकर। और उस वार में ना हमारे पास एयरफोर्स था ना ही नावल फोर्स, और वार हुआ था 4250 मीटर की ऊंचाई पर। दोनों ही कंट्री के लिए बहुत मुश्किल था और उसी वार में चाइना जीत गया। तो उसके बाद गवर्नमेंट को अक्ल आया और वो एयरफोर्स बनाने का सोचा, और तब वो गवर्नमेंट ने जे.आर.डी. कमेटी फॉर्म किया था और उसी कमेटी में जे.आर.डी. टाटा भी एक मेंबर थे। और जे.आर.डी. टाटा ने उसी टाइम में एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए थे जिसको आज भी हमारा एयरफोर्स फॉलो करता है। जिस डॉक्यूमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज भी टॉप सीक्रेट है। इसका जिक्र
तब तक का एयर चीफ मार्शल डीए ला फाउंटेन ने किए थे एक प्रेस मीट में। तब दोस्तों पता चलता है कि जे.आर.डी. टाटा ने कितने विजनरी थे और कितने इंटेलिजेंट। जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था तब हमारा कंट्री भी डिवाइड हो गया था, तो समझ नहीं आ रहा था हम आजादी का खुशी मनाए या बंटवारा का दुख। लेकिन उसी टाइम में जे.आर.डी. टाटा बहुत ही सेंसिटिव हो गए थे और इसके वजह से वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात किए थे अक्टूबर 1947 में, और उनको ये बोले कि जो भी इंसान नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर से गुजर रहा है उनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए। और उनका सजेशन के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बनाए थे। जे.आर.डी. टाटा ने अपनी कंट्री के लिए तो बहुत कुछ किए, साथ ही साथ वो अपनी एम्प्लॉय के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिए थे, जैसे कि वर्कर यूनियन, 8 आवर्स वर्क पर डे, प्रोविडेंट फंड, वुमेन्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन, ऐसे बहुत इनिशिएटिव। फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि 1974 में जब IISc बेंगलोर में एमटेक कर रहे थे तब टेल्को ने एक रिक्रूटमेंट निकला था, लेकिन लास्ट में लिखा था कि वुमेन कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई। तो इस चीज को पढ़कर सुधा मूर्ति ने वो जे.आर.डी. के पास एक लेटर लिखे। दैट वो लेटर ये था कि अगर हमारे देश में 50% वुमेन और 50% मेन है, एंड इफ यू डोंट गिव चांस टू द वुमेन then you are losing 50% talent of your country. That means your country will not never progress. तो इसी चीज को सुनकर जे.आर.डी. टाटा ने सोचने के लिए मजबूर हो गए और तुरंत अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाए और सुधा मूर्ति को इंटरव्यू के लिए बुलाए। सुधा मूर्ति पहला फीमेल इंजीनियर थे जो कि टेल्को में काम कर रहे थे। ऐसे ही कुछ साल काम करने के बाद 1982 में सुधा मूर्ति ने टाटा कंपनी छोड़ दिए क्योंकि उनका खुद का कंपनी शुरू करना था अपने हस्बैंड के साथ, जिसका नाम है इन्फोसिस। जब वो टेल्को छोड़े थे तब जे.आर.डी. टाटा ने उनको एडवाइस के साथ साथ ब्लेसिंग्स दिए थे। बोले थे कि व्हेन यू आर सक्सेसफुल यू हैव सो मेनी थिंग्स, प्लीज कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द सोसाइटी बिकॉज आवर सोसाइटी गिव्स अस सो मेनी थिंग्स टू अस। दोस्तों धीरे धीरे बिजनेस इतना ग्रो किया कि वो बढ़ता हुआ बिजनेस को नजर करके कंप्यूटराइज करने के लिए सोचे। पहले तो उनके लिए अपोजिशन बहुत था, लेकिन बाद में वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड होकर 1968 में TCS का शुरुआत किए थे। ऐसे ही दोस्तों जे.आर.डी. टाटा ने सबका दिल जीत लिए थे। और एक बात उनके बारे में ये है कि कोई भी उनको लेटर लिखता था तो वो उसका जवाब जरूर देते थे। एक बार क्या हुआ, पुणे का एक स्टूडेंट अपना पर्सनल इशू मेंशन करके जे.आर.डी. के पास एक लेटर लिखा था। तब जे.आर.डी. टाटा ने फॉरेन ट्रिप पे थे और जब फॉरेन से वो लौटे तब वो लेटर का तुरंत ही रिप्लाई दिए और लेट रिप्लाई के लिए सॉरी भी बोले। दोस्तों इससे पता चलता है जे.आर.डी. टाटा कितना सेंसिटिव और कितना डाउन टू अर्थ है, और टोटल अपने जिंदगी में 40,000 से भी ज्यादा लेटर लिखे थे। दोस्तों जे.आर.डी. टाटा ने बहुत हेल्थ फ्रीक भी थे क्योंकि वो 80s तक स्किमिंग कर लेते थे और 70 में गोल्फ खेलते थे। दोस्तों जे.आर.डी. टाटा ने अपना बॉम्बे वाला अपार्टमेंट बेच दिए थे और टाटा ग्रुप का कुछ मेजॉरिटी शेयर भी बेच दिए थे। और वो सब बेच के क्या किए पता है, वो जे.आर.डी. एंड थेल्मा टाटा ट्रस्ट बनाए थे जो कि अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन के लिए काम करता है। इसीलिए तो उनको बहुत अवार्ड मिला था, जैसे कि 1955 में उनको पद्म विभूषण और 92 में उनको भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारा इंटरनेशनल अवार्ड भी उनको मिला था। फाइनली 29 नवंबर 1993 में किडनी इन्फेक्शन की वजह से हमसे अलविदा कह लेते हैं, और उनके जाने के बाद इंडियन पार्लियामेंट एक दिन के लिए बंद हुआ था। दोस्तों आपका क्या राय है जे.आर.डी. टाटा के बारे में, नीचे कमेंट में बताइए ना। तो आज का सेशन जे.आर.डी. टाटा जैसे महान पर्सनालिटी को सलाम करके मैं ये खत्म करती हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात बोलती हूँ, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।